नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने पीएम की कुर्सी छीनी थी, चुराई थी, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, बार बार ये बात कहते हैं। कैसी शुरुआत ही कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं। सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने पटेल से छीन लिया था। क्योंकि पटेल दावेदार थे, उनको 15 प्रोविंसेस में से 12 सीटें उनको मिली थी। 12 प्रोविंस जो कांग्रेस के राज्य थे, उन्होंने पटेल के नाम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी कि ये इंटरिम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन गांधी की वजह से, या गांधी ने जो ऐलान किया कि देश का नेतृत्व तो नेहरू ही करेंगे, इस वजह से पटेल जी को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा और नेहरू जी को मजबूरी में देश में प्रधानमंत्री पद मिला। जबकि नेहरू जी को एक भी प्रांत ने रिकमेंड नहीं किया था, एक भी आदमी ने उनका नाम सजेस्ट नहीं किया था, फिर भी नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। और दूसरा जो आक्षेप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, आज से नहीं बहुत पहले से लगाया जा रहा है कि क्या कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये नेहरू की बौद्धिक कंगाली का प्रतीक है। उनकी वजह से हमारे देश आज भी पाकिस्तान से लड़ रहा है। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, वो लेने के लिए सतत संघर्ष चल रहा है। और कश्मीर में कितनी बड़ी, वहाँ पे किस तरह से आपको पता है कि इस्लामिक रेडिकल्स ने कितने दिनों तक आतंक मचाया और वहाँ पे हिंदुओं को भगाया गया, एक तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। और इसको शुरू करने के पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो लौटते हैं विषय की तरफ। हुआ यूं कि जब 1946 तक ये कन्फर्म हो गया कि अंग्रेज अब सत्ता हस्तांतरण करने वाले हैं, भारतवर्ष के लोगों की हाथ में सत्ता आएगी, बागडोर आएगी, तो उस समय की सबसे बड़ी और एकमात्र पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके 15 प्रांतों में सरकारें चल रही थी देश की, और इनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। तो उन 15 प्रांतों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को सजेस्ट किया और किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम सजेस्ट नहीं किया। इसके बावजूद भी गांधी अड़ गए और महात्मा गांधी ने कहा कि देश का नेतृत्व तो जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे। और चूंकि पटेल जी थोड़ा सम्मान करते थे गांधी जी का, और ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में विभाजन हो या इस तरह से अभी नया नया सत्ता हस्तांतरण होना है, तो उन्होंने अपनी दावेदारी ले ली, उन्होंने वापस ले ली दावेदारी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया। तो क्या जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए इतना बड़ा ब्लंडर था? और पटेल जी के योगदान को, परसों ही उनका 150वां जन्म जयंती थी, तो उस पर भाषण करते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से संपूर्ण कश्मीर को पटेल जी चाहते थे कि भारत का अभिन्न अंग बन जाए, लेकिन नेहरू की वजह से वो नहीं हो सका। तो जैसा कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। इंटरिम प्रधानमंत्री जिनको बोला जाता है, कोई चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव में जीते तो थे पटेल साहब, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि टाइटल कह रही है इसकी कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद छीना। वैसे लोकतांत्रिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाए तो इस तरह से होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी देश की स्वतंत्रता की बुनियाद ही एक झूठ पर टिकी हुई है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी को प्रधानमंत्री पद इसलिए दिया गया क्योंकि वो एक हमारे नेता महात्मा गांधी के कुछ चहेते थे। तो ये नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और वल्लभ भाई पटेल जी को मिला उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और
राज्य मामलों के मंत्री। और वो ऐसा दौर है जब पूरा विश्व ये मान ही नहीं रहा था कि भारत कभी एक राष्ट्र बन सकता है। आज जो भारतवर्ष की हम भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, इसमें उस समय की परिवेश को देखेंगे तो 565 जो रियासतें थीं, वो करीब भारतवर्ष का 40% भूभाग कवर करती थीं। तो 40% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था। वहाँ रियासतें आज भी काम कर रही थीं, अंग्रेजों के बिहाफ पे ही सही, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र मानती थीं। तो इस तरह का सिनेरियो था कि ये 565 स्टेट्स को अपने अंडर में करना है भारतवर्ष को। अब उसमें पाकिस्तान भी अपना एफर्ट कर रहा है और भारत भी अपना एफर्ट कर रहा है। तो ये सिनेरियो में ये डिपार्टमेंट, राज्य मामलों का जो डिपार्टमेंट था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और इन्होंने बहुत एफर्ट करके दिन रात लगा के लगभग 562 रियासतों को एकीकृत कर लिया। मतलब भारत के अंदर समाहित कर लिया, उनसे टाई अप कर लिया। लेकिन फिर भी जो दिक्कतें आ रही थीं, जैसे काठियावाड़, भोपाल, जूनागढ़, त्रावणकोट, हैदराबाद, कश्मीर, ये सब अपने आप को अलग मानते थे, अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहे थे। वो चाहते थे कि ना हम भारत में जाएं ना पाकिस्तान में जाएं। और इस सिनेरियो में किसी तरह से, मतलब अब जूनागढ़ और हैदराबाद में तो सेना भेजनी पड़ी। हैदराबाद के निजाम ने तो पूरी बगावत कर दी थी, वो पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार थे। अब पाकिस्तान बना ही इसी दम पे था कि ब्लीड इंडिया इन द 1000 कट्स। तो भारत के अंदर जो मुसलमानों का भूभाग है या मुस्लिम नवाब हैं, इनको स्वतंत्र करना, इनको रेडिकलाइज करना और भारत को फिर से विभाजित करना, मतलब खंड खंड कर देना भारत को, ये इनकी मानसिकता थी। उसमें से सबसे ज़्यादा संघर्ष जो किए वो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद का डिपार्टमेंट तो संभाल रखा था पटेल साहब ने, और उन्होंने कैसे भी करके 48 तक इन सबको अपने अंदर ले लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला बिल्कुल अलग था। अलग इस मामले में नहीं था, वहाँ पे राजा जो है हिंदू थे और जनता मुसलमान थी, और जनता के नेता के रूप में शेख अब्दुल्ला अपनी एक इमेज बनाए हुए थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। तो मित्रता निभाने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू कश्मीर की सारी जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, उसमें यही शेख अब्दुल्ला और नेहरू की मित्रता, जो कि बहुत दिन आगे नहीं चलती, लेकिन शुरुआत वहाँ जो गंदगी की शुरुआत हुई कश्मीर में, उसको नेहरू जी चूँकि पटेल जी को दूर रखना चाहते थे। पटेल जी को कश्मीर मामले से उन्होंने लिखित दस्तावेज हैं कि वो चाहते थे कि कश्मीर मामला मैं सॉल्व करूँगा, और इस वजह से पटेल साहब उसमें बहुत इंटरफियर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 12 सितंबर 1947 को लियाकत अली वहाँ का प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, उसने कश्मीर को ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए पख्तूनों को भड़काना शुरू कर दिया, और कर्नल खुर्शीद अनवर को एक सेना के साथ, कहने के लिए वो कबायली थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे ट्रेंड ऑफिसर और सैनिक इस अटैक में शामिल थे, और इन्होंने 22 अक्टूबर को कबायली सेना के रूप में पाक सैनिकों ने अटैक कर दिया भारत पर, और भारत के बहुत सारे भूभाग को कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे, हिंदू राजा, उन्होंने विलय करने का कई प्रस्ताव भेजा था, लेकिन नेहरू जी सिर्फ इसलिए नहीं विलय कर रहे थे कि वो मानते थे कि किसी भी तरह से जब तक आप शेख अब्दुल्ला को जेल से नहीं बाहर करोगे, तब तक हम कोई समझौता आपसे नहीं करेंगे। शेख अब्दुल्ला कुछ थे नहीं, वो टिपिकल रेडिकलाइज मुस्लिमों का नेता था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के वहाँ गया। 1930 में उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करके एक संगठन बनाया, बाद में उसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो ये एक टिपिकल रेडिकलाइज मुस्लिम था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर में इस्लामिस्ट होता है, जम्मू में आने के बाद लेफ्टिस्ट हो जाता है, और दिल्ली में आते आते वो सेकुलर हो जाता है। इस तरह का बहुरूपिया शेख अब्दुल्ला, उसको छुड़वाने के लिए, और उसको छुड़वाना क्यों था, वो जब भारत में क्विक इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने क्विट डोगरा राजा जो थे उनको निकालने का मूवमेंट चलाया था।
क्विक डोगरा मूवमेंट कि यहाँ से हिंदू पलायन करें, बाहर जाएं, इस तरह की मानसिकता कर रहा था, तो राजा ने उसको उठा के बंद कर दिया। आपको पता ही होगा, या मैं बताता चलूं कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी भी वहां गए थे इस मूवमेंट को सपोर्ट करने, और नेहरू जी को भी अरेस्ट कर लिया था राजा ने। और इसलिए राजा से नेहरू की 36 के आंकड़े थे, क्योंकि राजा वहां की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अवगत थे और नेहरू शेख अब्दुल्ला की दोस्ती निभा रहे थे, और उस शेख अब्दुल्ला के जो जाल है उसमें फंसे हुए थे, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। तो अंत में जब कबायली सेना ने अटैक किया, राजा को लगा कि बचना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने अपने पीएस को बोला कि आप एक अंतिम प्रस्ताव लेके नेहरू जी के पास जाओ और उनको पूरी सूचना दो, अवगत कराओ कि क्या स्थिति है कश्मीर की, और अगर वो विलय कर लेते हैं और अपनी सेना भेजकर हमें सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आके मुझे सोते हुए में गोली मार देना, मैं देख नहीं सकता हूँ इस तरह से कश्मीर की दुर्गति। कहते हैं कि वहाँ पे जब फिर दिल्ली आया उनके जम्मू कश्मीर के डिप्लोमेट्स, उन्होंने बातचीत की भारत सरकार से और कहा कि कश्मीर विलय करने के लिए हर तरह की बातें मानने के लिए तैयार है। तो बताते हैं कि नेहरू वहाँ भी भाषणबाजी में लग गए, और उससे पहले जबकि शेख को छोड़ा जा चुका था, तब पटेल साहब उम्र में नेहरू से 2 साल 3 साल बड़े थे। फिर पटेल साहब ने वहाँ बैठक में कहा कि आप नेहरू, क्या आप जम्मू कश्मीर को लेना नहीं चाहते हैं अपने अंदर, भारत के अंदर? हिंदी में इसलिए कहा कि वहाँ बहुत सारे अंग्रेज भी बैठे थे, लॉर्ड माउंटबेटन भी बैठा था, तो इसलिए हिंदी में कहा उन्होंने। फिर नेहरू ने कहा नहीं, नो, आई वांट टू ब्रिंग जम्मू कश्मीर बैक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने सेना को आदेश दिया कि सेना जाए और किसी तरह से वहाँ पे इन जो कबायलियों के रूप में पाक सेना आई है इनको बाहर करे। और ये उस समय आप मान के चलिए कि कोई रोड का सीन नहीं था, कि रोड के रास्ते से भारतवर्ष के अंदर अंदर आप कश्मीर नहीं पहुंच सकते थे, तो जहाज से ही जाना था। तो जहाज लगभग वो लोग कश्मीर के एयर बेस पे भी कंट्रोल करने की स्थिति में आ गए थे। जो कबायली अटैक हुआ था थोड़ा बहुत ही पीछे थे, लेकिन वहाँ पे किसी तरह से वहाँ की साफ सफाई, वहाँ बिजली के इंतजाम करके, वहाँ बताते हैं आरएसएस के लोगों ने बहुत सारा काम किया और सेना वहाँ उतरी और फिर उन्होंने संभाला कमान और धीरे धीरे सेना आगे बढ़ती गई। बारामूला में कर्नल राजीव राय, बंदीग्राम में सोमनाथ शर्मा, आप उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। ये लोग बलिदान देकर किसी तरह से, जब पाकिस्तान सेना को बुरी तरह भगा रहे थे और पाकिस्तान कबायली, सो कॉल्ड कबायली जो वहाँ की सेना थी, वो बिल्कुल बेतहाशा पीछे की तरफ भाग रही थी, बहुत सारा भूभाग हमारे अंडर में आ गया था। उसी समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, बिना किसी संसद में बहस के या कैबिनेट प्रस्ताव के 31 दिसंबर को एक तरफा 31 दिसंबर 1948 को एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी, सीज फायर का ऐलान कर दिया। और ये काम माउंटबेटन के दबाव में किया। और यही नहीं रुके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ये महाशय 21 अप्रैल को यूएन पहुंच, तो बहुत तुरंत ही पहुंच गए, ये जनवरी में ही बिना किसी को बताए यूएन पहुंच गए और वहां पे कहा कि जी हमारे युद्ध में इंटरवीन कीजिए, इसको रुकवाइए आप लोग। यूएन बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुआ था, यूनाइटेड नेशंस को बने हुए 1945 में बना था, और 2 साल के पहले सबसे पहला इस तरह का आदमी भारतवर्ष रहा है जो पहुंच गया वहां रोने यूएन के पास, जिसके पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन फिर भी 21 अप्रैल 2049 को यूएन ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें बहुत सारी बातें थी कि पहले पाकिस्तान अपनी फौजें हटाएगा, कबायलियों को हटाएगा, फिर भारत वहाँ से हटाएगा, वहाँ पे वो जनमत संग्रह कराया जाएगा और जहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले जाना चाहेंगे जाएंगे। इस तरह का एक रेजोल्यूशन यूएन से जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि जो शेख अब्दुल्ला के प्रभाव वाला क्षेत्र था, कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र, जहाँ पे ये शेख अब्दुल्ला जहाँ का नेता था, जहाँ के लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था, जहाँ पे डोगराओं को, हिंदुओं को भगा रहा था ये 30 से ही प्लानिंग करके, वो क्षेत्र भारत ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वाला जो भूभाग था
वहाँ पे शेख अब्दुल्ला का कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए नेहरू नहीं चाहते थे कि आगे वाले क्षेत्र लिए जाएं, वो पाकिस्तान में चले जाएं, इसके लिए भी ये आदमी मेंटली तैयार था। इस तरह के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ये कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूँ। यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला, जिसका घोषित मोटो था कि कश्मीर में अगर रहना है तो या तो आप इस्लामिस्ट बनिए, इस्लाम को स्वीकार कीजिए, नहीं तो कश्मीर घाटी को से हिंदुओं से मुक्त कराने के लिए इसने बहुत सारे प्रयास किए। जो उस समय तत्कालिक एक्स आईबी चीफ थे, बीएन मलिक साहब, इनकी एक पुस्तक है माई ईयर्स विथ नेहरू, इसमें इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है किस तरह से शेख अब्दुल्ला हिंदुओं से और डोगराओं से कितनी नफरत करता था, उनको बाहर करने के लिए किस किस तरह के उसने षड्यंत्र और किस तरह से उसने नफरत फैलाया घाटी में। और इसी वजह से नेहरू का ये भाषण है, स्टेटमेंट है कि यदि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहना है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हों, नहीं तो अच्छा यही होगा कि वो घाटी छोड़ के चले जाएं। तो ऐसे स्पाइनलेस प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, जिन्होंने बिना मांगे 370 जैसा आर्टिकल दे दिया कश्मीर को, बिना किसी प्रस्ताव के 35 से इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें कि नागरिकता देने का अधिकार जम्मू कश्मीर को दे दी गई। वहाँ पे सरकारी नौकरी, वहाँ के रहने वाले जो 25-50 साल से रह रहे थे लोग, उनको वहाँ पे सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था, क्योंकि उनको वहाँ पे विधानसभा में वोटिंग राइट नहीं था। उनको 35A के तहत इन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त कर रखा था। चलिए, अच्छा हुआ कि ये अंततः 2019 में समाप्त हो गया 370-35 से, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए कितने बलिदानियों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को बलिदान हो जाना पड़ा, ऐसे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। इसी वजह से आप देखते हैं कि किस तरह से भारत का बहुत सारा भूभाग पीओके के कब्जे में आज भी है। शारदा पीठ है हमारा, जो इतना पवित्र स्थल है। हमारे 90 वाले दशक में आपने देखा किस तरह से हिंदुओं का एक जौरस हुआ और किस तरह से उनका एक तरह से नरसंहार किया गया, और कांग्रेस और बाद की सरकारें भी आंख मूंदी रह गई। और आज भी हम कश्मीर की समस्या से निजात नहीं पाए हुए हैं, आज भी समस्याएं चल रही हैं। इसी वजह से ये बात हमें बार बार याद रखनी पड़ेगी कि किस तरह के लोग हमारे यहाँ, हमारे देश को बनाने में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का भी योगदान रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो अपने को बहुत अच्छा समझते तो थे, लेकिन उनसे इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए जो आज भी जिसका दंश देश झेल रहा है। उसमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण, जिसका दंश आज भी हम झेल रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी इन सब चीज़ों का स्मरण इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर भूल जाएंगे, कैसे हम चीज़ों पे क्लेम करेंगे जो हमारी थी। वो आज छोटा सा पाकिस्तान, जिसको हम भिखमंगा पाकिस्तान कहते हैं, वो आज भी कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। सरकारों को उस पर भी दृष्टि होगी, और कुछ न कुछ चल रहा है। जो चल रहा है सब बड़ा सार्थक और बहुत परिणाम देने वाला चल रहा है। आज की वीडियो बस इतनी ही बंधुओं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।